हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का टॉपिक पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सपोज करो हमारे पास एक सब्सटेंस है, सपोज करो ये एक हमारे पास वेसल है और उस वेसल में हमने क्या ले लिया? वाटर। इस वाटर को हम बर्नर की हेल्प से हीट अप कर रहे हैं। ठीक है, बर्नर की हेल्प से हम इस वाटर को क्या कर रहे हैं? हीट अप। तो जब इसे हीट अप करेंगे, जब हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे, जब इसे हम गर्म करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो हमारा वाटर है इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगेगा। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर के जो पार्टिकल्स है उसका मोशन इंक्रीज़ होगा। वाटर के जो पार्टिकल्स है उसका मोशन इंक्रीज़ होगा। वाटर के पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज़ होने से जब शुरू में तो जब वो धीरे धीरे मोशन करेंगे तो उसका मोशन कैसा रहेगा? उसका जो फ्लो है वो स्टडी फ्लो रहेगा। कैसा फ्लो रहेगा? स्टडी। उसका फ्लो कैसा रहेगा? स्टडी फ्लो रहेगा। स्टडी फ्लो में ये हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है। स्टडी फ्लो क्या होता है? स्टडी फ्लो में हमने पढ़ा था कि अगर कोई पार्टिकल है वो यहाँ से गया, इसके बाद वाटर का दूसरा पार्टिकल जब यहाँ पर आएगा, फिर जब इसके बाद कोई तीसरा पार्टिकल यहाँ पर आएगा, तो हर पार्टिकल का इस पॉइंट पर वेलोसिटी सेम रहेगी। हर पार्टिकल की इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी सेम है तो इस टाइप के फ्लो को हमने क्या कहा था? स्टडी फ्लो। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर पार्टिकल्स का, वाटर के पार्टिकल्स का मोशन भी इंक्रीज़ होते जाएगा। जब मोशन इंक्रीज़ होते जाएगा तो ये जो स्टडी फ्लो है, ये स्टडी फ्लो ना रहते हुए ये बन जाएगा टर्बुलेंट। ये क्या बन जाएगा? टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब अब इसका मोशन इतना फास्ट हो गया है कि इस पर्टिकुलर पार्टिकल पर पॉइंट पर पीछे से आने वाले पार्टिकल्स का वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा। कि एक कोई पार्टिकल आया उसकी वेलोसिटी अलग है, दूसरा उसके बाद फिर इस पॉइंट पर पार्टिकल आया उसकी वेलोसिटी अलग रहेगी, तीसरा पार्टिकल आया फिर उसकी वेलोसिटी अलग रहेगी। उसी पॉइंट पर अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग रहेगी। तो ऐसे फ्लो को हमने क्या कहा था? टर्बुलेंट फ्लो। तो जब टर्बुलेंट फ्लो होता है तो हम आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी पानी को हम गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है? बबल्स बनते हैं और बबल्स ऊपर की साइड मोशन करने लगते हैं। तो बबल्स क्यों बनते हैं? क्योंकि जैसे हमने उसे हीट प्रोवाइड की तो पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज़ हो गया और पार्टिकल्स के मोशन के इंक्रीज़ होने की वजह से उसमें बबल्स वगैरह बन रहे हैं। तो हमने उसे हीट प्रोवाइड की और एक्चुअली में उसका हो क्या रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होना, जो हमने हीट प्रोवाइड की, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए हमें कितनी हीट लगेगी, वो हीट की क्वांटिटी कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसे ही इस टॉपिक में हम समझेंगे कि हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत पड़ेगी, टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमें कितनी हीट की ज़रूरत है, वो कितना अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड है, वो अमाउंट ऑफ हीट किन फैक्टर्स पर, किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सपोज़ कर लो ये एक विसल में हमने वाटर ले लिया। कितना वाटर लिया? 2 kg। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर वाटर को तो लीटर में मेज़र करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम उस लीटर में ही वाटर को मेज़र करते हैं। बट अगर हमारे पास एक क्या है? बैलेंस है। अगर हमारे पास एक तौल काटा है और उस पर हम एक वेसल के अंदर भर के वाटर को किलो में मेज़र नहीं कर सकते क्या? किलो में भी मेज़र कर सकते हैं। वैसे जनरली हम लीटर में मेज़र करते हैं, लेकिन किलो में भी हम मेज़र कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किलो में मेज़र नहीं कर सकते। तो सपोज़ करो कि हमने 2 kg वाटर लिया और इस 2 kg वाटर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ करके कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया। कितना इंक्रीज़ किया? 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम किसी बर्नर या किसी भी सोर्स से इसकी हीट को क्या करेंगे? इसे हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सपोज़ करो इसका 20 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए हमें फॉर एग्ज़ाम्पल
100 जूल हीट की रिक्वायरमेंट, कितनी हीट की ज़रूरत पड़ी हमें फॉर 100 जूल एग्जैक्ट मुझे मैं नहीं पता है, हम फॉर एग्जांपल ले लिया कि हमने कितनी हीट की ज़रूरत पड़ी, 100 जूल हीट की ज़रूरत पड़ी। फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि चलो इसका टेम्परेचर हम कितना इंक्रीज़ कर दें, 40 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर दें। वाटर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ कर दे, 40 डिग्री सेल्सियस। तो जब 0 डिग्री से 20 डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज़ करा तो हमें कितनी हीट की ज़रूरत थी, 100 जूल हीट की ज़रूरत है। तो अगर हम 0 से 40 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमें कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, अप्रोक्सीमेट डबल। कि अगर इसको हीट अप करने में हमें 10 मिनट का टाइम लगा तो अब हीट अप करने में हमें 20 मिनट का टाइम लगेगा, हमारा टाइम डबल हो जाएगा। टाइम डबल हो जाएगा मतलब हमारी जो हीट है वो लगभग डबल हो गई। कि जब हमें 20 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो अगर हमें 100 जूल हीट की ज़रूरत पड़ी तो अब हमें 200 जूल हीट की ज़रूरत पड़ेगी। इतना क्लियर है। अब यहाँ तो हमने वाटर कितना लिया था, 2 kg। सपोज़ करो अगर हम 4 kg वाटर लेते हैं, कितना वाटर लेते हैं, 4 kg। अभी फिर से इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और फिर से हम इसका टेम्परेचर अगर कर दे कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। कि 0 से 20 डिग्री सेल्सियस, अगर 20 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। अब पहले हमने वाटर कितना लिया था, 2 kg, अब वाटर हमने डबल लिया। तो जब हमने वाटर डबल लिया तो जो हीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हीट भी क्या हो जाएगी, डबल। कि पहले 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करने के लिए सिर्फ 100 जूल हीट की ज़रूरत थी, अब वाटर डबल हो गया है इसलिए फिर से 20 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए हमें हीट भी डबल लगेगी। पहले जहाँ 100 जूल लगी थी अब वहाँ पर हमें 20 जूल लगेगी। अब यहाँ पर हम इतनी देर से किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की। अब अगर हम वाटर की जगह कोई दूसरा सब्सटेंस ले लें, ठीक है, वाटर की जगह अगर हम ले लें मस्टर्ड ऑयल, क्या ले लें हम, मस्टर्ड ऑयल अगर हम लेते हैं, फिर से हमने ऑयल कितना लिया, 2 kg। तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि मस्टर्ड ऑयल को गर्म करने में हमें कम टाइम लगेगा। कि 2 kg वाटर था, उसको 20 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में हमें अगर 100 जूल एनर्जी लगी तो इसको गर्म करने में हमें फॉर एग्जांपल 90 जूल ही एनर्जी लगेगी। ये जल्दी गर्म हो जाएगा। इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में अगर हमें 10 मिनट लगा तो ये 8 मिनट में ही इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 8 मिनट में ही इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इन 4 एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है कि जब हमें वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना था, तो जब हमने वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया 20 डिग्री सेल्सियस, और जब हमने 40 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ किया, तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ किया उस पर हीट की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। कि जब हमने ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो हमें हीट भी ज़्यादा लगी। फिर दूसरे में हमने क्या देखा कि जब हमने ज़्यादा वाटर को, जब हमने डबल वाटर को हीटअप किया, कि पहले तो सिर्फ 2 kg को हीटअप किया था, जब 4 kg को हीटअप किया तब भी हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ी। फिर उसके बाद हमने देखा कि वाटर की जगह जब हमने मस्टर्ड ऑयल ले लिया, तो मस्टर्ड ऑयल ले लिया तो वाटर में अगर हमें 100 जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ी थी तो मस्टर्ड ऑयल में हमारा 90 जूल में ही काम हो गया। मतलब मस्टर्ड ऑयल को कम हीट की ज़रूरत पड़ रही है। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि अगर हमें टेम्परेचर को चेंज करना है, अभी ये जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए इन सभी में हमने एग्जाम्पल लिया कि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसी टाइप से अगर हमें टेम्परेचर डिक्रीज़ करना हो तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए हमने इन सभी को क्या प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड की। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है तो इनसे हम हीट क्या करेंगे, निकालेंगे, मतलब इनको ठंडा करेंगे। तो हमने देखा कि जो हीट रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, या तो उसे हम हीट दे रहे हैं या तो उसमें से हीट निकाल रहे हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है तो हीट दे देंगे, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है तो हीट निकाल लेंगे। तो हीट को निकालना या देना, कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। एक तो मास, कि जब हमने मास को चेंज किया तो हीट की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो गई। एक दूसरी बात कि कितना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, कि जब 20 डिग्री चेंज किया और जब 40 डिग्री चेंज किया तब भी हीट की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। और तीसरी बात कि कौन से सब्सटेंस को, अलग अलग सब्सटेंस के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट अलग अलग रहेगी। तो इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्या करना है, अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करना है
और उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हीट की ज़रूरत पड़ेगी। या तो उसका टेम्परेचर हमें इंक्रीज़ करना है या तो फिर उसका टेम्परेचर हमें क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। तो कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस हीट रिक्वायरमेंट को समझाने के लिए हमने एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन किया है और उस फिज़िकल क्वांटिटी को हमने क्या नाम दिया है, हीट कैपेसिटी। क्या नाम दिया है उसे हमने, हीट कैपेसिटी। क्या नाम दिया उसे, हमने नाम दिया हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात हम इसके बाद करेंगे। तो हीट कैपेसिटी को अगर हमें डिफ़ाइन करना है तो हीट कैपेसिटी क्या है कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसका मास कितना है, सपोज करो उसका मास है m, उसका टेम्परेचर हम कितना चेंज करना चाहते हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं। और डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, डेल्टा क्यू हीट की रिक्वायरमेंट है। m से मास को रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर को शो करता है और डेल्टा क्यू क्या किसको शो करता है, हीट रिक्वायरमेंट को। तो इन डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है मैं सिर्फ टी लिख देता हूँ या टेम लिख देता हूँ, टेम्परेचर ऑफ m मास। तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ f मास, m मास हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। ठीक है, ये इन हटा देता हूँ। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में अगर हमें डेल्टा टी चेंज करना है कितने मास का, m मास का, तो हमें हीट कितने हीट की ज़रूरत पड़ेगी, डेल्टा क्यू हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख सकते हैं क्या, तो डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 1 चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो 1 चेंज, 1 को ये हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, यूनिट। तो यूनिट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ m मास हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। कि अगर कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस का हमें यूनिट, उसके टेम्परेचर में कितना चेंज करना है, यूनिट चेंज करना है, मतलब उसके टेम्परेचर में हमें 1 केल्विन का चेंज करना है, या यूँ बोले 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हमें चेंज करना है, तो किसी भी सब्सटेंस का m मास का अगर हमें टेम्परेचर 1 यूनिट चेंज करना है तो हमें कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हीट की ज़रूरत पड़ेगी। और इस हीट रिक्वायर्ड को ही हमने क्या कहा है, हीट कैपेसिटी। कि किसी भी सब्सटेंस, वो 10 kg हो सकता है, 20 kg हो सकता है, 100 kg, कि किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री चेंज करने के लिए, या यूँ कहे 1 केल्विन चेंज करने के लिए हमें जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उस हीट रिक्वायरमेंट को ही हमने क्या कहा है, हीट कैपेसिटी, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल S। तो हीट कैपेसिटी कैपिटल S इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारा सब्सटेंस क्या है। वाटर के लिए S की वैल्यू अलग रहेगी, मस्टर्ड ऑयल के लिए अलग रहेगी, मर्क्यूरी के लिए अलग रहेगी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी S इज इक्वल टू होता है चेंज इन टेम्परेचर पर चेंज इन हीट रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अब ये तो हमारी हो गई कि मास कितना है m। अब फिर से कि अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में m के कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख दो, तो मास इधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये अब क्या आ गया, ये अब हमारे पास क्या आ गया कि टेम्परेचर में भी चेंज हमने कितना किया, यूनिट, और मास में भी कितना चेंज किया, यूनिट। तो ये अब वैल्यू क्या हो गई, यूनिट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। कि ये मास इधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू उधर जाकर डिवाइड में हो गया। कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, सपोज करो वाटर है, तो वाटर के 1 kg मास में 1 केल्विन का चेंज करने के लिए 1 kg मास में 1 केल्विन का चेंज करने के लिए हमें कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, 1 अपॉन m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। कि अगर m मास, m की वैल्यू सपोज करो 5 kg थी, कि अगर 5 kg चेंज करने के लिए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी टेम्परेचर की ज़रूरत थी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हीट की ज़रूरत थी, तो यूनिट मास में चेंज करने के लिए, या यूँ कहे 1 kg मास में चेंज करने के लिए m इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड में हो गया। तो यूनिट मास में
यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने के लिए, या 1 केल्विन चेंज, देखो डिग्री सेल्सियस में जब 1 डिग्री का चेंज होता है तो केल्विन में भी 1 केल्विन का ही चेंज होता है। कि सपोज करो यहाँ पर है 273 केल्विन, तो 273 केल्विन से जब हम 274 केल्विन जाएंगे तभी डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री से हम 1 डिग्री पर जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली लिखी है ना ये वैल्यू। तो जब इसमें 1 डिग्री केल्विन का चेंज होगा, केल्विन में जब 1 केल्विन का चेंज होगा तो डिग्री सेल्सियस में भी 1 डिग्री का ही चेंज होता है, इसलिए हम 1 केल्विन बोल देते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस बोल देते हैं। वैसे ऐसा यूनिट तो क्या है, केल्विन। तो हमने क्या कहा कि मास में अगर हम यूनिट चेंज किया, यूनिट मास में अगर का टेम्परेचर अगर हमने यूनिट 1 डिग्री सेल्सियस चेंज किया, 1 मास, यूनिट मास का टेम्परेचर अगर हमने 1 केल्विन चेंज किया तो उसके लिए जितनी हमें हीट की ज़रूरत पड़ेगी उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1/m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और इसको, इस वाली वैल्यू को हमने क्या कहा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल एस। 10, 15, 16, 20, 25 केजी को चेंज करने के लिए का टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी उसको कहा हमने हीट कैपेसिटी। और यूनिट मास या यूँ कहे 1 केजी मास का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी उसको हमने क्या कहा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल एस से। अब यहाँ से अगर इसकी एसआई यूनिट निकालनी है तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, देखो 1/मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, ये क्या है, डेल्टा क्यू हीट, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल, डेल्टा टी टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। तो ये केजी इधर इसकी पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी, के की पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ऐसा यूनिट क्या है, जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये तो हमने मास के फॉर्म में बताया। अब अगर हम मॉल्स के फॉर्म में बताना चाहे कि हम किसी भी सब्सटेंस को मॉल्स के फॉर्म में भी मेज़र करते हैं, तो अगर यहाँ मास की स्पेस पर हम क्या ले ले, मोल, मास की स्पेस पर क्या ले ले कि मोल, मोल को हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से, कि अगर डेल्टा टी चेंज करना है टेम्परेचर में म्यू मोल्स का, कि हमारे पास ये जो वाटर है, इसके अंदर वाटर है, इस वाटर के कितने मोल्स है इसके अंदर, म्यू मोल्स है। 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 6.2023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। या अगर किसी सब्सटेंस के इतने मॉलिक्यूल्स हम इकट्ठे कर ले तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास उसका 1 मोल है। तो अगर हमारे पास 10 मोल है, 20 मोल है, 30 मोल है, जितने भी मोल्स है, तो 10, 20, 30 ना लिखते हुए हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू मोल्स। कि अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस के म्यू मोल्स है तो म्यू मोल्स का टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री चेंज करने के लिए हीट कितनी ज़रूरत है, डेल्टा क्यू। तो 1 डिग्री चेंज करने के लिए कितनी ज़रूरत रहेगी, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। तो म्यू मोल्स का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने के लिए कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। और फिर यहाँ पर यूनिट मोल का अगर चेंज करना है, यूनिट मोल, तो ये म्यू इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो इस एम के स्पेस पर क्या लिखना पड़ेगा, म्यू। तो इस वैल्यू को हमने क्या कहा है, इसे हमने कहा है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि हमने इसे मॉल्स के फॉर्म में, और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से। कि इसके पहले वाले को हमने मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, तो मास के फॉर्म में जिससे रिप्रेजेंट किया था उसको हमने कहा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसको हमने मॉल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो जब मॉल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हमने कैसे डिफाइन किया है कि अगर कोई सब्सटेंस है तो सब्सटेंस के यूनिट मोल, मतलब 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी, यूनिट मोल मतलब 1 मोल का टेम्परेचर, यूनिट मोल का टेम्परेचर, यूनिट मोल का टेम्परेचर यूनिट चेंज करने में, या 1 केल्विन चेंज करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी उस हीट को ही हमने क्या कहा है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, C इज इक्वल टू 1/μ डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। म्यू क्या है, मोल्स, तो मोल्स की ऐसा यूनिट होती है मोल, तो यहाँ लिख देंगे MOL। ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1, यहाँ किलोग्राम की स्पेस पर क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स। तो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये O है, ठीक है। अब
ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। सब्सटेंस मतलब वाटर के लिए इसकी वैल्यू अलग रहेगी, मर्क्यूरी के लिए अलग रहेगी और मस्टर्ड ऑयल के लिए अलग रहेगी। हर सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग रहेगी। और दूसरी इसकी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, कि अगर हमारा टेम्परेचर है 200 केल्विन, तो 200 केल्विन से अगर हमें टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करना है, तो 200 से 201 केल्विन अगर करना है टेम्परेचर, तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू अलग रहेगी। 100 केल्विन से 101 केल्विन करना, देखो यहाँ भी टेम्परेचर में चेंज हुआ सिर्फ 1 केल्विन का, यहाँ भी टेम्परेचर में चेंज हुआ सिर्फ 1 केल्विन का। तो डेफिनेशन में हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसका क्या है ये कंडीशन कि वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, कि जब 100 से 101 करेंगे तब अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी, और 200 से 201 करेंगे तब अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक तो सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू अलग रहेगी, और अलग अलग टेम्परेचर पर भी इसकी वैल्यू अलग अलग रहेगी। फिर उसके बाद अगर हम गैसेस के लिए बात करें, तो गैसेस के लिए हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को दो टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है Cp और दूसरा है Cv। Cp, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेशर को, और V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम को। तो Cp का मतलब क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दें, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी, कि प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, उसके लिए जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Cp से। और अगर हम किसी गैस के लिए वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दे, कि वॉल्यूम को चेंज ना होने दे, तो वॉल्यूम को चेंज ना होने दे और उस टाइम जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Cv। तो Cv इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इन सभी चीज़ों में हमें ध्यान रखना है कि स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, कि वाटर है तो वाटर ही होना रहना चाहिए, वो बर्फ़ में भी चेंज नहीं होना चाहिए, और वो स्टीम में भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसमें सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4186 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। कि अगर हमें वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन अगर चेंज करना है, कम करना है या ज़्यादा करना है, अगर टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है, तो हमें 4186 जूल एनर्जी उसे देनी पड़ेगी। और अगर 1 डिग्री टेम्परेचर उसका कम करना है, तो इतनी ही जूल एनर्जी उसमें, इतनी ही हीट उसमें से निकालनी पड़ेगी। दूसरे की कंपैरिजन में दूसरे की सभी के 100, 150, 200, 300, 400, 500 के आसपास होती है, लेकिन वाटर की डायरेक्ट 4000 होती है। इसीलिए जो हमारी बस वगैरह होती है, जो हमारी मोटर्स होती है, उसमें कूलेंट के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। उसके इंजन को ठंडा रखने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। क्यों वाटर का यूज़ करते हैं? कि जब उसका इंजन गर्म होता है तो उसके आसपास की नलियों में वाटर फ्लो होता है। वाटर फ्लो होता है तो वाटर क्या करता है? उसको उससे हीट लेता जाता है और उसको ठंडा करता जाता है। हीट लेगा तो ये इंजन ठंडा रहेगा, और वाटर को गर्म होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि उसको गर्म होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो इसलिए वाटर जल्दी गर्म नहीं होता, क्योंकि उसको गर्म होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। और इसलिए वो जल्दी ठंडा भी नहीं होता, क्योंकि उसको ठंडा होने के लिए भी उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इसीलिए जो हमारे हॉट वाटर बैग्स होते हैं, जो सिकाई करने के लिए काम में आते हैं, उसमें भी किसका यूज़ करते हैं? वाटर का। क्यों? क्योंकि वाटर जल्दी ठंडा भी नहीं होता, क्योंकि उसको ठंडा होने के लिए भी उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी निकालेंगे, इतनी हीट निकालेंगे, तब जाके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री कम होगा, 1 केल्विन कम होगा। इसीलिए जो समुद्र, जैसे ये हमारा सपोज करो बीच है और ये हमारा है समुद्र, तो जो समुद्र है उसको इसलिए गर्म होने में भी टाइम ज़्यादा लगता है और ठंडा होने में टाइम ज़्यादा लगता है। कि जैसे ही सनराइज़ हुआ, तो सनराइज़ हुआ, ठीक है, सनराइज़ हुआ तो सन से हीट मिलेगी, तो हीट एब्जॉर्ब करेगा वाटर, और यहाँ पर जो ज़मीन है वो भी हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो ज़मीन की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम है, तो जल्दी थोड़ी सी ही हीट एब्जॉर्ब करेगी तो गर्म हो जाएगी। लेकिन वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तब जाके वो गर्म होगा। तो उसे गर्म होते होते शाम हो जाती है, इसलिए जो सी वाटर है वो शाम होते होते गर्म होता है।
अब शाम होते होते गर्म हो गया, अब रात के टाइम पर वो गर्म है। अब उसमें से हीट बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी। बहुत ज़्यादा हीट जब बाहर निकलेगी तब जाके वो ठंडा होगा। तो सुबह होते होते तक वो ठंडा होता है। इसलिए जो सी वाटर है वो दिन के टाइम में ठंडा रहता है और रात के टाइम में गर्म, क्योंकि दिन के टाइम में ठंडा है। अब वो सन से हीट एब्जॉर्ब करेगा 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 करेगा, बहुत टाइम लगाएगा, तब जाके वो गर्म होगा। गर्म होते होते हो जाएगी रात। अब रात को तो वो हो गया गर्म, अब वो हीट निकालेगा 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 निकालेगा, ऐसा ठंडा होते होते हो जाएगी उसे दिन। इसलिए वो दिन के टाइम में ठंडा होता रहता है सी वाटर, और रात के टाइम में गर्म होता है। इसीलिए दिन के टाइम में जो सी से जो विंड चलती है वो ठंडी हवा चलती है। क्यों ठंडी हवा चलती है? क्योंकि सी है दिन के टाइम में ठंडा, और ठंडा है इसलिए उससे जो हवा चलती है वो ठंडी होती है। इसलिए जो डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट दिन के टाइम में जल्दी गर्म हो जाते हैं, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। कि जैसे ही सन निकला तो उसने सन से हीट एब्जॉर्ब की, सन से हीट एब्जॉर्ब की, थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करके वो गर्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।